जब मैं मरीन कॉर्प और जेरोक्स में था तब बरसों तक मैंने वही किया जिसकी सलाह मेरे अमीर डैडी ने दी थी। मैं दिन में नौकरी करता था और उसके साथ ही अपने खुद के काम पर भी ध्यान केंद्रित करता था। मैं रियल एस्टेट और छोटे शेयरों की खरीद फरोख्त करके अपनी संपत्ति वाले कॉलम में बहुत सक्रिय था। अमीर डैडी हमेशा वित्तीय शिक्षा के महत्व पर जोर देते थे। वे कहते थे कि मैं अकाउंटिंग और कैश फ्लो मैनेजमेंट को जितनी अच्छी तरह से समझने लगूंगा, निवेशों का विश्लेषण करने और अंततः अपनी खुद की कंपनी शुरू करने तथा उसे सफल बनाने में उतना ही बेहतर बन जाऊंगा। मैं किसी को भी नई कंपनी खड़ी करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता हूँ जब तक कि वे खुद ऐसा ना करना चाहें। मैं जानता हूँ कि कंपनी चलाने में कितनी झंझट होती है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई उस झमेले में फंसे। कई ऐसे मौके होते हैं जब लोगों को कोई नौकरी नहीं मिल पाती और उस वक्त अपनी कंपनी शुरू करना सबसे अच्छा समाधान नजर आता है। लेकिन यह हमेशा याद रखें कि आपके सफल होने की संभावनाएं बहुत कम ही रहती है। 10 में से 9 कंपनियां पहले 5 सालों में डूब जाती है। जो कंपनियां पहले 5 सालों में बचती हैं, उनमें भी 10 में से 9 अंततः डूब जाती है। इसलिए यदि आप में खुद की कंपनी का मालिक बनने की प्रबल और वास्तविक इच्छा है, तभी मैं ऐसा करने की सलाह दूंगा, वरना दिन की नौकरी करते रहें और अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। जब मैं कहता हूँ अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें, तो मेरा मतलब होता है कि अपनी संपत्ति वाले कॉलम को मजबूत बनाएं और बनाए रखें। एक बार जब इसमें कोई डॉलर आ जाए तो उसे कभी बाहर न निकलने दें। इसके बारे में इस तरह सोचें कि जब कोई डॉलर आपकी संपत्ति वाले कॉलम में जाता है तो वह आपका कर्मचारी बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक दिन में 24 घंटे काम करता है और पीढ़ियों तक काम कर सकता है। दिन की नौकरी करते रहे, बेहतरीन मेहनती कर्मचारी बने, लेकिन अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाते रहें। जब आपका कैश फ्लो बढ़ जाए तो आप विलासिता की वस्तुएं खरीद सकते हैं। इस बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अमीर लोग विलासिता की वस्तुएं सबसे अंत में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों में विलासिता की वस्तुएं सबसे पहले खरीदने की प्रवृत्ति होती है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर बड़े मकान, हीरे, फर कोट, आभूषण या नाव जैसी विलासिताएं की वस्तुएं इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वे अमीर दिखना चाहते हैं। वे अमीर दिखते तो हैं, लेकिन हकीकत में वे बस कर्ज के दलदल में डूब जाते हैं। पुराने पैसे वाले लोग यानी लंबे समय से अमीर लोग अपनी संपत्ति वाले कॉलम को सबसे पहले बनाते हैं। फिर संपत्ति वाले कॉलम से उत्पन्न होने वाली आमदनी उनके लिए विलासिता के सामान खरीदती है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अपनी खून पसीने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर विलासिता के सामान खरीदते हैं। सच्ची विलासिता किसी असली संपत्ति में निवेश करने और उसे विकसित करने का पुरस्कार है। मिसाल के तौर पर, जब हमारे अपार्टमेंट हाउसेस में मेरी पत्नी किम और मेरे पास अतिरिक्त पैसा आने लगा तो उसने अपने लिए मर्सिडीज खरीद ली। उसके लिए कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं की, कोई जोखिम नहीं लिया, क्योंकि कार उसने नहीं, अपार्टमेंट हाउस ने खरीदी थी। बहरहाल उसे 4 साल तक इंतजार करना पड़ा, जबकि रियल एस्टेट निवेश पोर्टफोलियो बढ़ रहा था और कार खरीदने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त कैश फ्लो उत्पन्न कर रहा था। लेकिन मर्सिडीज की विलासिता सच्चा पुरस्कार थी, क्योंकि इससे यह साबित हो गया था कि वह अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाना जानती थी। अब वह कार उसके लिए सिर्फ एक सुंदर कार ही नहीं, यह उससे ज्यादा मायने रखती है। इसका मतलब यह है कि उसने अपनी वित्तीय बुद्धि का उपयोग करके इसे खरीदा है। इसके बजाय अधिकतर लोग भावावेग में नई कार या विलासिता कोई अन्य वस्तु कर्ज पर खरीद लेते हैं। हो सकता है कि वे बोर हो रहे हों और उन्हें एक नए खिलौने की जरूरत हो। कर्ज पर विलासिता की वस्तु खरीदने से अक्सर वह आदमी अंततः उस वस्तु से चिढ़ने लगता है, क्योंकि कर्ज एक आर्थिक बोझ बन जाता है। जब आप निवेश करने और अपना खुद का काम करने में समय लगा चुके हैं, तो अब आप अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य सीखने के लिए तैयार हैं, यानी वह रहस्य जो अमीरों को बाकी लोगों से काफी आगे पहुंचा देता है। अध्याय 3, सार। अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। रॉबर्ट के एक मित्र ने 1974 में ऑस्टिन की टेक्सास यूनिवर्सिटी में मैकडॉनल्ड के संस्थापक रे क्रॉक का व्याख्यान सुना। बाद में रे विद्यार्थियों के साथ उनके प्रिय स्थान पर बियर पीने जाने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा कि उनके हिसाब से वे किस व्यवसाय में हैं। पहले तो विद्यार्थी हंसे और फिर उन्होंने जवाब दिया कि जाहिर है वे हैमबर्गर बेचने के व्यवसाय में हैं। लेकिन रे ने उन्हें बताया कि वे हैमबर्गर व्यवसाय में नहीं है, बल्कि रियल एस्टेट
व्यवसाय में है। वे जानते थे कि हर फ्रेंचाइजी की जमीन और स्थान इसकी सफलता में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। आज मैकडॉनल्ड्स संसार में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा अकेला स्वामी है, जिसके पास पूरे संसार के सबसे मूल्यवान चौराहों और सड़क के नुकड़ों का स्वामित्व है। रॉबर्ट के मित्र ने उस सबक को दिल में उतार लिया और आज वह कई कार सर्विसिंग सेंटर्स का मालिक है। लेकिन उसका व्यवसाय उन कार सर्विसिंग सेंटर्स के नीचे की रियल एस्टेट है। बहुत सारे लोग दूसरों की खातिर काम करते हैं। उनकी नियोक्ता, सरकार और बैंक रे क्रॉक और अमीर डैडी अमीरों का रहस्य क्रमांक 3 जानते थे। अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। अपना पूरा जीवन किसी दूसरे की खातिर काम करके बर्बाद ना करें। आपके पेशे और आपके व्यवसाय में बड़ा फर्क होता है। अक्सर रॉबर्ट लोगों से पूछते हैं, आपका व्यवसाय क्या है? और वे जवाब देते हैं, ओह मैं बैंकर हूँ। फिर वे उनसे पूछते हैं कि क्या वे बैंक के मालिक हैं? और वे आमतौर पर प्रतिक्रिया करते हैं, नहीं, मैं वहाँ काम करता हूँ। इस प्रकरण में उन्होंने अपने पेशे को गलती से अपना व्यवसाय समझ लिया है। उनका पेशा बैंकर का हो सकता है, लेकिन उन्हें अब भी उनके खुद के व्यवसाय की जरूरत है। बहुत सारे लोग किसी दूसरे के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें अमीर बनाने में अपना जीवन बिता देते हैं। अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब कोई कंपनी शुरू करना नहीं है। हालांकि कुछ लोगों के लिए यह हो भी सकता है। इसके बजाय आपका व्यवसाय आपकी आय वाले नहीं, संपत्ति वाले कॉलम के इर्द गिर्द घूमता है। प्रमोशन या बेहतर नौकरी से आपको ज्यादा वित्तीय दृष्टि से सुरक्षित बनने में तभी मदद मिलेगी जब अतिरिक्त पैसे का इस्तेमाल आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियों को खरीदने के लिए किया जाए। ज्यादातर गरीब और मध्यम वर्गीय लोग वित्तीय दृष्टि से रूढ़िवादी होते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उनके पास कोई वित्तीय बुनियाद नहीं होती। उन्हें अपनी नौकरियों से चिपके रहना होता है और खेल को सुरक्षित तरीके से खेलना होता है। वे जोखिम लेना वहन नहीं कर सकते और जब मुश्किल समय आते हैं तो लोगों ने जिन चीजों को संपत्तियां माना था, वे किसी वित्तीय संकट से बचने में उनकी कोई मदद नहीं करती है। उस कार का मूल्य बहुत ज्यादा घट गया है। गोल्फ क्लब्स, उनका भी यही हाल होता है। बैंक किसी व्यक्ति को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिन चीजों को संपत्तियों की सूची में रखने की अनुमति देता है, वे अक्सर सच्ची संपत्तियां नहीं होती है। रॉबर्ट को एक बार लोन देने से मना कर दिया गया था, क्योंकि बैंक को यह पसंद नहीं आया था कि वे किराए से इतना ज्यादा पैसा कमा रहे थे। बैंक को यह चिंता थी कि उनके पास सामान्य नौकरी नहीं थी। लेकिन जब रॉबर्ट ने सूट, आर्ट कलेक्शन और अन्य व्यक्तिगत चीजों को संपत्तियों की सूची में शामिल किया, तो बैंक वालों को कोई दिक्कत नहीं हुई। नेटवर्थ वह पैमाना नहीं है जो लोग सोचते हैं कि यह है। लोग जिन ज्यादातर तथाकथित संपत्तियों के आधार पर अपना नेटवर्थ तय करते हैं, वे उतनी मूल्यवान नहीं होती जितना कि वे सोचते हैं, या अगर उनका मूल्य बढ़ गया है तो होने वाले मुनाफे पर टैक्स लग जाएगा। इसलिए रॉबर्ट लोगों से कहते हैं कि वे अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करें, दिन की नौकरी करते रहें, लेकिन असली संपत्तियां खरीदना शुरू करें। दायित्व या व्यक्तिगत चीजें नहीं जिनका घर लाने के बाद कोई सच्चा मूल्य नहीं रह जाता, व्यय को कम रखें, दायित्व कम करें और मेहनत से ठोस संपत्तियों की नींव बनाएं। अभिभावकों को अपने संतानों के घर छोड़ने से पहले उन्हें यह सिखाने की जरूरत है ताकि वे समझ सकें कि सच्ची संपत्ति क्या है। इसके फलस्वरूप वे खुद को कर्ज की जीवन शैली में नहीं फंसने देंगे। रॉबर्ट कहते हैं कि असली संपत्तियां निम्न श्रेणियों में आती हैं। पहला, ऐसे कारोबार जिनमें मुझे मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। मैं उनका मालिक अवश्य हूँ, लेकिन दूसरे लोग उनका प्रबंधन करते हैं या उन्हें चलाते हैं। अगर मुझे भी वहाँ काम करना पड़े तो यह कारोबार नहीं होगा, यह तो नौकरी बन जाएगी। दूसरा, शेयर। तीसरा, ब्रांड। चौथा, आमदनी देने वाली रियल एस्टेट। पांचवा, नोट्स, IOU। छठा, बौद्धिक संपदा यानी संगीत, पटकथा और पेटेंट आदि से मिलने वाली रॉयल्टी। सातवां, कोई अन्य चीज जिसका मूल्य हो, जो आमदनी देती हो और जिसका मूल्य बढ़ता हो और जिसका तैयार बाजार हो। उन संपत्तियों को हासिल करें जिनसे आप प्रेम करते हो।